नमस्कार श्रोताओं, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से आज 29 जुलाई है। हम विश्व बाघ दिवस मना रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कारवां हेरिटेज एंड नेचर सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर श्री विक्रांत नाथ जी आज हमारे बीच में हैं, जो पिछले 24 वर्षों से पर्यावरण चेतना का कार्य कर रहे हैं और उसके संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं और दुधवा टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए हैं। विक्रांत नाथ जी, सबसे पहले आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। मैं बहुत आज अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और विश्व बाघ दिवस पे अपने विचार रखने के लिए आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया है। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। विक्रांत जी, एक लंबी यात्रा है इस वन संपदा की, इस वन क्षेत्र की और उसमें पाए जाने वाले बाघ की। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, तो इस बाघ दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारी प्रकृति में तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं और हर जीव का एक अभूतपूर्व महत्व है। हमारी ये जो पृथ्वी है, हमारा ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको संजोए रखने में हर जीव की अपनी भूमिका है, हर जीव का अपना महत्व है। और जो बाघ है उसका महत्व सबसे अधिक है। वो इस कारण से क्योंकि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, यदि हम पिरामिड के रूप में आप उसकी कल्पना करें तो उस पिरामिड में सबसे ऊपर होता है बाघ, यानी रॉयल बंगाल टाइगर। तो जब हम टाइगर का संरक्षण करते हैं, जब हम बाघ का संरक्षण करते हैं, हमारी जो पृथ्वी है हम उसका संरक्षण कर रहे हैं। यदि हमने बाघ का संरक्षण कर लिया, क्योंकि पिरामिड में, पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतवर्ष में तमाम वन क्षेत्र ऐसे हैं, तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ बाघ पाया जाता होगा। तो अगर हम पूरे भारत का जिक्र करें तो कहाँ कहाँ ये बाघ पाया जाता है? देखिए, सन 1972 से पूर्व हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु था वो था बब्बर शेर, लायन जिसे हम कहते हैं। आपको पूरी जानकारी होगी कि वो लायन हमारे देश में केवल गुजरात के गिर के जंगलों तक सीमित है। और उसके स्थान पे यदि आप बाघ को देखें तो पूरे भारतवर्ष में, भारत के कोने कोने में, पहाड़ों में, आपके सुंदरबन जो हमारा समुद्र के पास में है, आपके मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व में, उत्तर प्रदेश में ये बाघ, ये अद्भुत जीव विद्यमान है। तो इससे हमें पता चलता है कि बाघ जो है अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने में संभव है, इसीलिए ये हमारा राष्ट्रीय पशु। बड़े सौभाग्यशाली वो लोग होंगे जिन्होंने बाघ को देखा होगा या उसका सामना किया होगा। जी, या जू में देखा होगा जी। और मैं भी उन भाग्यशाली लोगों में हूँ कि मुझे भी बहुत करीब से बाघ को अल्मोड़ा में देखने का मौका मिला। क्या बात उस है। पल के लिए मिला, मैं सिहर गया था, शून्य में चला गया था। बिल्कुल यही स्थिति हर व्यक्ति की होती है जो पहली बार बाघ को अपने प्राकृतिक आवास में देखता है। यदि आप जू में देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, पर आप रोमांचित नहीं होंगे। पर जब आप उसको अपनी प्राकृतिक स्थिति में देखेंगे तब आपके जैसे रोम हर्षण हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जिसको हम बाघ कहते हैं जनरली जी, क्या वो वाकई बाघ है या उसकी कोई और भी ऐसी उप प्रजातियाँ हैं? लेपर्ड भी है, चीता भी है। जी, तो ये कैसे पहचान पाएंगे उसकी उप प्रजातियाँ कौन कौन सी बाघ की? बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और अक्सर लोगों में ये भ्रांतियां हैं। देखिए, ये एक जिसे हम कहते हैं विडाल वंश, यानी कैट फैमिली। विडाल वंश जो है या कैट फैमिली है, इसमें बाघ है, इसमें तेंदुआ है और मैं उनकी बता रहा हूँ जो हमारे देश में पाए जाते हैं। जी जी। तमाम प्रकार के लेपर्ड कैट्स हैं, फिशिंग कैट है और जंगल कैट्स हैं। ये सब विडाल वंशी हैं। यानी जो हम बिल्ली अपने घरों के आसपास देखते हैं, ये उसी परिवार से हैं। ठीक, अब हमारे देश में आपको चीता के विषय में पता है, वो भी यहाँ पे पुनर्वास उसका किया गया है चीता का। तो ये कैट फैमिली है, इसमें कई सारी प्रजातियां हैं, पर बाघ में उनकी कई सारी उप प्रजातियां भी हैं। अच्छा। जैसे जो बाघ साइबेरिया में पाया जाता है उसको साइबेरियन टाइगर कहते हैं। जो बाघ
आपका चाइना में पाया जाता है उसको साउथ चाइना टाइगर कहते हैं। जो बाघ मलेशिया में पाया जाता है उसे मलायन टाइगर कहते हैं। जो बाघ सुमात्रा में पाया जाता है उसको सुमात्रन टाइगर कहते हैं। पर इन सबसे सुंदर, सबसे अधिक रोमांचित करने वाला बाघ वो केवल हमारे भारतवर्ष में है, और वो है रॉयल बंगाल टाइगर, हमारा राष्ट्रीय पशु। विक्रांत जी, जो भारतवर्ष में बड़े बड़े विशालकाय पशु पाए जाते हैं, हो सकता है वो सुंदर भी हो सकता है ताकतवर भी हो, लेकिन बाघ में ऐसा क्या है, उसकी विशेषता क्या है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो मैं जैसे कहूँगा कि अगर इसका हम सौंदर्य बोध करें, जिस प्रकार बाघ की त्वचा है, जो उसकी चाल है, जो उसके शिकार करने की विधि है, जो जंगल में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के उसके तौर तरीके हैं, वो अपने आप में अद्भुत तो है। ये रहा एक सौंदर्य का पक्ष। और दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले उल्लेख किया कि बाघ का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि बाघ संरक्षित है तो इसका मतलब पूरा जंगल संरक्षित है। अगर बाघ एक स्थान में पाया जा रहा है अच्छी संख्या में, तो उसका मतलब कि उसी जंगल में हिरण, जिसका वो भोजन करता है, वो वहाँ पे प्रचुर संख्या में उपलब्ध है। इसका मतलब हिरण अगर वहाँ पे उस जंगल में है, इसका मतलब वहाँ पे अच्छी घास उपलब्ध है, क्योंकि हिरण है जो निर्मिष है वो घास खाता है। अब घास अगर उपलब्ध है, इसका मतलब वहाँ की जो मृदा है, वहाँ का जो सॉइल है, वो अच्छी कंडीशन में उपजाऊ है और वहाँ पे पानी उपलब्ध है। तो इस कारण से जो है बाघ का ये एक वैज्ञानिक पहलू है कि इस बाघ का क्या महत्व। अब मसला ये आता है कि हमने बाघ देख भी लिया, बाघ कहीं है भी जी, लेकिन इसको बचाया कैसे जाए? इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है जी। और पहले तो ये कि क्यों ज़रूरी है, और दूसरा कैसे किया जाए? देखिए, मैं इसको इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि कोई भी वन्य जीव हो, उसका अपना एक प्राकृतिक आवास है। उस प्राकृतिक आवास में उसे सुरक्षा मिलती है, उसे अपना भोजन, अपना आहार प्राप्त होता है, और उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष, और भी कई सारे पक्ष हैं पर ये तीन महत्वपूर्ण है। और तीसरा पक्ष ये है कि वहाँ पे प्रजनन जो होता है एक जीव का, जो वंश जो चलता है, उस प्राकृतिक आवास में उसके पास वो पर्याप्त साधन है जिससे वो वहाँ सफलतापूर्वक अपना प्रजनन कर सकता है। ये तीन कारण हैं जिसे एक प्राकृतिक आवास को बनाते हैं। यदि हमें बाघ को या किसी और वन्य जीव को सुरक्षित करना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पहलू है वो यही है कि हम उसके प्राकृतिक आवास को किसी न किसी प्रकार से संरक्षित करें, जिसके लिए वन विभाग जिसकी जिम्मेवारी है, और जो अपने बड़े चुनौतियों के बावजूद अपने कार्य को बड़े अच्छे से कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ और भी जो वहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी हमें शिक्षित करना है कि वो लोग बाघ से वैमनस्य ना पालें, क्योंकि वो एक प्राकृतिक जंगल के आसपास में है, तो कहीं ना कहीं उनका और बाघ के बीच में संघर्ष होगा। तो हमें किसी भी संरक्षित क्षेत्र के पास, वन के पास जो समाज रहता है, जो ग्रामवासी रहते हैं, उनको बाघ के प्रति हमें जागरूक करना है। हमें शहरों में बाघों के विषय में जानकारी फैलानी है, और हमें जो हमारे वन कर्मी हैं उनको वो सुविधाएं प्रदान करनी है जिससे वो अपने कार्य को और निष्ठा के साथ और सुविधा के साथ कर सकें। पर्व में जब आप बाघ के दर्शन के लिए जाते हैं तो आप इस भावना को ना लेके जाएं कि किसी भी प्रकार से हमें बाघ दिख जाए। आप ऐसा विचार ना लेके जाइए। आप जंगल का आनंद लीजिए। जिस दिन आपको बाघ देखना होगा, जिस दिन आपके भाग्य खुलेंगे उस दिन आपको बाघ देखने को मिलेगा। तो धैर्य रखिए, बार बार आप जंगलों में विचरण करिए। एक बार जाके निराश और हताश ना हो कि
बाघ जंगल में नहीं दिखा। श्रोताओं, ये थे श्री विक्रांत नाथ जी, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं कारवां के हेरिटेज एंड नेचर सोसाइटी के बाघ का महत्व एवं संरक्षण। इस विषय पर अभी विक्रांत नाथ जी से बहुत ही विस्तार से बातचीत हुई। विक्रांत जी, जितने सारगर्भित तरीके से कम समय में आपने बाघ के प्रति जो रोमांच पैदा किया है, मैं समझता हूँ हमारे सुनने वाले निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे और दुआ भी कर रहे होंगे, प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर कभी ऐसा अवसर हमें भी प्राप्त हो। आप आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।